गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं मैटर। और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे साथ में बताता हुआ चलूंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो ये चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, यानी बड़ा चैप्टर है। तो ये चैप्टर हमारा 3 से 4 पार्ट में फिनिश होगा। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ाऊंगा, और जो बीच में से क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आप लोग क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि आप सब लोग जानते कि आप लोगों की क्लासेस मैंने 8 नवंबर से ही स्टार्ट कर दी है, और मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट की वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, आप वहां से जा करके चैप्टर फर्स्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है परिचय। इंग्लिश में से हम क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको द्रव्य के बारे में बताया गया, आखिर द्रव्य होता क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड 2 अवयवों से मिलकर बना है, द्रव्य तथा ऊर्जा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखी है यही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ब्रह्मांड है 2 अवयवों से मिलकर बना है, द्रव्य तथा ऊर्जा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है? आगे यहाँ पे लिखा है कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य यानी मैटर कहलाती है। अब यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों लिखा हुआ है, आखिर ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए, ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, ताप, रंग आदि का पता लगाने का काम करती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मानव शरीर में त्वचा, आंख, कान, नाक और जीभ आदि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का मतलब हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं कि ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, ताप, रंग आदि का पता लगाने का काम करती हैं। और मानव शरीर में त्वचा, आंख, कान, नाक और जीभ आदि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे लिखा हुआ कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य यानी मैटर कहलाती हैं। तो यहां पे आपको द्रव्य की परिभाषा बताई गई है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे दिया है भार तथा द्रव्यमान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट एंड मास बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भार और द्रव्यमान ये क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए भार की परिभाषा आपको बताई गई है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं, यानी वेट कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि इसका मान यानी भार का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यह आपको लर्न होना बहुत ही जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिखी हुई है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इसका मान। क्या लिखा है? इसका। इसका से मतलब हमारा किससे हो जाएगा? भार से हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा? भार। तो भार का मान,
ठीक है, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर किसी मनुष्य का भार यहां पे मान लीजिए 20 किलो है, ठीक है, 20 किलो है, तो चंद्रमा पर उसका भार कुछ और होगा। ध्यान रखिएगा, देखिए ये टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना मान लीजिए, मैंने आपको उदाहरण के तौर पे यहां पे समझा दिया। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि इसका मान यानी जो भार का मान है पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, नेक्स्ट लाइन यहां पे लिखी है कि किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो यहां पे द्रव्यमान की परिभाषा लिखी हुई, क्या लिखा है कि किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। अब देखिए यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि द्रव्यमान को संहति या मात्रा भी कहते हैं। तो ये आपको लर्न होना बहुत ही जरूरी है। यहां पे शुद्ध हिंदी में लिखा है संहति, ठीक है, यानी द्रव्यमान को संहति या मात्रा भी कहते हैं। मात्रा मतलब क्वांटिटी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि इसका मान सभी स्थानों पर निश्चित रहता है और इसकी इकाई किलोग्राम है। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यूनिट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये सब फिजिक्स के टॉपिक है, तो वहां पे मैं आपको यूनिट के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो द्रव्यमान की इकाई है क्या है, किलोग्राम है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपकी यहां पे लिखी है, इसका मान, इसका मान से हमारा मतलब किससे हो जाएगा, द्रव्यमान से। किससे हो जाएगा, द्रव्यमान से, यानी द्रव्यमान का जो मान होता है सभी स्थानों पर निश्चित रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर मान लीजिए 20 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी उसका 20 किलोग्राम ही रहेगा। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। जो चेंज होता है वो भार में होता है। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि जो भार होता है इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान निश्चित रहता है। इसीलिए द्रव्यमान को संहति या मात्रा भी कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर क्या रहता है, निश्चित रहता है, और इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे एक इक्वेशन दिया है, W इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, mg लिखा हुआ है, जहां पे W क्या है, W यहां पे वेट है यानी भार है, m क्या है, m यहां पर मास यानी द्रव्यमान है, और g यहां पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये इक्वेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स में। फिजिक्स में आपका एक चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, वहां पे ये इक्वेशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां पे ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए यहां पे ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, भार तथा द्रव्यमान वाला, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहां पे क्या दिया है, ऊर्जा दिया है, यानी एनर्जी दी हुई है। तो ऊर्जा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो देखते हैं यहां पे लिखा क्या है, यहां पे लिखा है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। तो यहां पे क्या लिखा है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और आप लोगों को पता ही होगा, आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही आकार होता है। अब देखिए जैसे आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है, कार्य करते हैं, तो कार्य करने में आपकी ऊर्जा वहां पे क्या होती है, व्यय होती है, लेकिन वो ऊर्जा आपको क्या दिखती है, नहीं दिखती है ना। तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही आकार होता है। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा, यद्यपि ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं, जो आपकी ऊर्जा व्यय होती है वो आपको महसूस होता है, ठीक है, ये आपको महसूस होता है, ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा। तो यही यहां पे लिखा है,
यद्यपि ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, यही आपका लिखा है। फिर इसके बाद लिखा है कि प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, ध्वनि आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये आपका टॉपिक हो गया यहाँ पे ऊर्जा यानी एनर्जी का। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, ये आपका लिखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आइंस्टीन के अनुसार, देखिए आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तब उसी के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट ऊर्जा निर्मुक्त यानी रिलीज होती है। अतः द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए आइंस्टीन ने निम्न समीकरण दिया। अब देखिए जो इक्वेशन आपका यहां पे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू mc², ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका ये भी रहेगा E इज इक्वल टू mc²। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा हूं लिख लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। अब देखिए द्रव्यमान की जगह आपको यहां पे कंफ्यूज करने के लिए संहति भी लिखा हुआ मिल सकता है। द्रव्यमान को ही हम संहति बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा संहति या ऊर्जा में संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो E इज इक्वल टू mc² होता है। ये इक्वेशन दिया किसने था, आइंस्टीन ने दिया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे लिखा हुआ है जहां E क्या है, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है। E क्या है, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा यानी एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। M क्या है, नष्ट हुआ द्रव्यमान है। और फिर यहां पे C क्या है, C से मतलब हो जाएगा प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग होता कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका होता है, यही यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स भी आप यहां पे बोल सकते हैं। तो यहां पे प्रकाश का वेग लिखा हुआ है। देखिए ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जहां से क्वेश्चन बन सकता था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। तो ये भी टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में है वो तो मैं आपको अलग से कराऊंगा ही। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे दिया है द्रव्य की अवस्थाएं। क्या दिया है, द्रव्य की अवस्थाएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहां पे क्या लिखा है कि द्रव्य निम्नलिखित भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। तो सबसे पहली अवस्था क्या लिखी है, ठोस अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो ये सब तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 8th 9th में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट कहलाती है। अब यहां से डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो क्या कहते हैं, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उदाहरण के तौर पे यहां पे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, गंधक आदि दिया है। अब जैसे बात की जाए लोहे की, ठीक है, लोहे की बात अगर की जाए, जो लोहा है इसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप सबको पता है पत्थर भी ऐसे होता है, सेम ऐसे लकड़ी भी होती है, जिसका आकार तथा आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। तो उदाहरण के तौर पे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, गंधक आदि ये आपका दिया गया। तो एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा ठोस अवस्था। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दिया है।
तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, द्रव अवस्था। क्या दिया है? द्रव अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड स्टेट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट ये क्या होता है। तो यहां पे लिखा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट कहलाती है। अब उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ा उदाहरण यहां पे क्या हो जाएगा? जल यानी वाटर हो जाएगा। अब देखिए पानी को देखिए, जल को देखिए, इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है। अब देखिए जैसे जल है, पानी है, अगर आप इसको गिलास में रखेंगे, एक ग्लास में अगर इसको रखेंगे तो उसमें भी आ जाता है, एक बाल्टी में रखेंगे उसमें भी ये आ जाता है। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब ये है, देखिए आयतन तो निश्चित होता है लेकिन जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव्य अवस्था यानी लिक्विड स्टेट कहलाती है। उदाहरण के तौर पे जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, पारा, ग्लिसरीन आदि, ये सब यहाँ पे लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं या फिर वह अवस्था क्या कहलाती है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। और फॉर एग्जांपल यहां पे हो गया जल, दूध, तेल, पारा, ग्लिसरीन आदि। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहां पे क्या दिया है। नेक्स्ट यहां पे दिया है गैस अवस्था यानी गैसियस स्टेट। तो चलिए देखते हैं आखिर गैसियस स्टेट ये क्या होती है। तो यहां पे लिखा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। क्या लिखा है? दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, गैस अवस्था यानी गैसियस स्टेट कहलाती है। फिर इसके बाद लिखा है कि ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डेफिनेशन है ये आपको लर्न होनी जरूरी है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, गैस अवस्था यानी गैसियस स्टेट कहलाती है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हो गया वायु, हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो गैसें हो गई। यहाँ पे देखिए वायु हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो गैस ही तो हुई। तो देखिए इनका ना आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिस पात्र में ये रखे जाते हैं उसी का आकार और आयतन ये ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन से एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते या फिर दोनों अनिश्चित होते हैं, क्या कहलाती है ये अवस्था? तो आप बोलेंगे गैस अवस्था यानी गैसेस स्टेट कहलाती है। उदाहरण तो आपके सामने लिखा हुआ, मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखा है चूंकि द्रव तथा गैसों में बहने का गुण होता है, ये आप सबको पता है। जो द्रव होता है और जो गैसें होती हैं इनमें बहने का गुण होता है, अतः इन्हें तरल पदार्थ यानी फ्लूइड्स भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है कि जल विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। देखिए उदाहरण के तौर पे यहां पे लिखा है कि सामान्य ताप पर जल द्रव यानी लिक्विड स्टेट में यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर यह बर्फ यानी ठोस के रूप में पाया जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह वाष्प यानी गैस के रूप में पाया जाता है। ये जो लाइन आपकी लिखी हुई है ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझ लीजिए। क्या लिखा है कि जल विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए सामान्य ताप पर जो जल है वो द्रव यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जो जल होता है वो क्या होता है? बर्फ के रूप में होता है ना, ठोस के रूप में पाया जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह वाष्प यानी गैस के रूप में पाया जाता है, ये आप सबको पता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कुछ लिखे हुए थे, ये मैंने आपको बता दिए। तो ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया गैसियस स्टेट वाला। जितना बता रहा हूं इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में तो सेम यही आएगा जैसा मैं आपको बता रहा हूं।
अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा है, प्लाज्मा लिखा है। ये देखिए ये टॉपिक आपका, ये भी टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि द्रव्य की चौथी अवस्था है, जो प्लाज्मा है ये द्रव्य की चौथी अवस्था है। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो प्लाज्मा है ये द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसमें आपका प्लाज्मा भी रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो प्लाज्मा है ये द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। फिर इसके बाद लिखा देखिए यहां पे कि द्रव्य की चौथी अवस्था यानी जो प्लाज्मा है ये द्रव्य की चौथी अवस्था है। यह सर्वविदित है कि ठोस, द्रव एवं गैस सभी विद्युतीय रूप से उदासीन रहते हैं। क्या लिखा है कि यह सर्वविदित है कि ठोस, द्रव एवं गैस सभी विद्युतीय रूप से उदासीन रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में पदार्थ का अधिकांश भाग आयनित अवस्था में पाया जाता है। यही आयनीकृत अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। फिर इसके बाद यहां पे क्या लिखा है कि प्लाज्मा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में होने के कारण निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका उपयोग ऊष्मानाभिकीय शक्ति और विद्युत शक्ति के लिए हो सकता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य और तारों में चमक किसके कारण होती है, तो किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। आपसे ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा है कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, नोट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि भौतिकी की वह शाखा जो विद्युत उत्पादन के लिए प्लाज्मा का अध्ययन करती है मैग्नेटोहाइड्रोगतिकी कहलाती है। देखिए यहां से सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भौतिकी की वह शाखा जो विद्युत उत्पादन के लिए प्लाज्मा का अध्ययन करती है वो शाखा क्या कहलाती है, या फिर उस शाखा का नाम क्या है? तो नाम है मैग्नेटोहाइड्रोगतिकी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद लिखा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है और नियॉन बल्ब, इसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो देखिए प्लाज्मा से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो द्रव्य की चौथी अवस्था होती है उसका नाम क्या है? प्लाज्मा है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिए। तो यहाँ पे ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ही बोलते हैं। देखिए ये द्रव्य की 5वीं अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये द्रव्य की क्या है? 5वीं अवस्था है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्य की 5वीं अवस्था कौन सी है, तो आप बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए नॉर्मली तो 3 सब लोग जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस होता है, फिर चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं यहां पे कौन सी हो जाएगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा, यही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के रूप में। तो यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि यह द्रव्य की 5वीं ज्ञात अवस्था है। यह भी ताप तथा दाब की विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत देखी जा सकती है। क्या लिखा है? कि यह द्रव्य की 5वीं ज्ञात अवस्था है और यह भी ताप तथा दाब की विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत देखी जा सकती है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि द्रव्य की प्रथम 3 अवस्थाएं ही सामान्यतः देखी जा सकती है। जो प्रथम 3 अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव तथा गैस, वही देखी जा सकती है। तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। आपको देखिए सिंपली यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो 5वीं अवस्था है द्रव्य की वो क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यही आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। इससे ज्यादा इस टॉपिक से आपसे कुछ पूछा नहीं जा सकता, बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे लिखा है कि द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए देखते हैं आखिर द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन ये कैसे होता है, ये टॉपिक क्या है हमारा। तो यहां पे लिखा है कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण उसमें उपस्थित अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिखी हुई है, क्या लिखा है कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का जो मुख्य कारण है, जो मेन रीजन है, वो क्या है, उसमें उपस्थित अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे लिखा है कि तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और तापमान में और अधिक वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण अणु मुक्त रूप से गति करने लगते हैं, अर्थात द्रव्य गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि तापमान कम करने पर उपरोक्त के विपरीत क्रियाएं होती हैं। जो अभी ऊपर मैंने बताया इसी का अपोजिट होगा, ठीक है। तो यही यहां पे लिखा है कि तापमान कम करने पर उपरोक्त के विपरीत क्रियाएं होती हैं तथा द्रव्य ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो द्रव्य होता है वो क्या होता है, वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी यहां पे अपोजिट हो जाता है, विपरीत क्रिया हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि द्रव्य अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निम्न प्रक्रमों द्वारा परिवर्तित होता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या दिया, आपका गलन दिया है। गलन जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ये गलन क्या होता है, मेल्टिंग ये है क्या। तो यहां पे लिखा है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव्य का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है तथा यह प्रक्रम गलन कहलाता है। तो देखिए ये जो डेफिनेशन आपकी लिखी है गलन की, ये आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या लिखा है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव्य का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और जो यह प्रक्रम होता है इसे हम क्या कहते हैं, गलन बोलते हैं, यानी मेल्टिंग बोलते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, अशुद्धि की उपस्थिति में कम हो जाता है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि अशुद्धि की उपस्थिति में जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। थ्योरी पार्ट के बीच में से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में नहीं देखने को मिलेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आपका हो गया गलन यानी मेल्टिंग। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट यहां पे दिया हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट आपका दिया है। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो यहां पे लिखा है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जम जाता है, उस द्रव्य का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो देखिए यहां पे डेफिनेशन तो आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगी, क्योंकि हिमांक लिखा हो वैसे ही आप बता देंगे कि यहां पे बर्फ की बात हो रही है, जमने की बात हो रही है। क्या लिखा है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जम जाता है, उस द्रव्य का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखिए यहां से दो क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है जल, वो क्या हो जाता है, वो जम जाता है, ठीक है। 0 या फिर इससे कम में भी, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो क्या हो जाता है, जल जम जाता है, जमने लगता है। तो जल का हिमांक क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जल का हिमांक कितना होता है। क्या पूछा जाएगा, जल का हिमांक यानी
फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें आपका 0 डिग्री सेल्सियस भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जल का हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट लिखा है कि अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक घट जाता है। ये आपको ध्यान रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये मैं आपको समझा देता हूं। जो यहां पे लिखा है कि अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक जो होता है वो घट जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर किसी द्रव्य में अशुद्धि उपस्थित है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी द्रव में अशुद्धि उपस्थित होने पर वह शीघ्रता से जम जाता है, अर्थात हिमांक क्या होता है? वो घट जाता है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं कि किसी द्रव में अशुद्धि उपस्थित होने पर वह शीघ्रता से जम जाता है, यानी जल्दी से जम जाता है, अर्थात उसका हिमांक जो होता है वो क्या हो जाता है? वो घट जाता है। बस इतना ही आपको यहां पे समझना है। तो 2 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, यह आपको ध्यान रखना है। अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे घट जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन यहां पे बनता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हिमांक वाला टॉपिक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट यहां पे दिया है क्वथन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वथन यानी बॉइलिंग ये क्या होता है। तो यहां पे लिखा है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है अथवा गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया था। देखिए लिखा हुआ था कि गर्म करने पर, ठीक है, या फिर ऐसे आपका क्वेश्चन लिखा था कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी थ्योरी पार्ट के बीच में से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थ्योरी पार्ट के बीच में से भी क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूं कैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। और 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, क्रांतिक ताप, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, ये आपका दिया गया था। तो क्या होगा? क्वथनांक होगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया हुआ है। आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे जो लिखा है क्वथनांक कहलाता है। और फिर इसके बाद लिखा तथा यह प्रक्रम क्वथन यानी बॉइलिंग कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धि होती है तो क्या होता है? क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप बोलेंगे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब कम होने पर क्वथनांक कम हो जाता है। सिंपल सी बात यहां पे लिखी है, अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, अगर दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है। यह आप सब लोगों ने पढ़ा होगा और सबको पता है आप लोगों को कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? कम होता है। अतः द्रव का वाष्प दाब
कम तापमान पर ही वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तथा द्रव कम ताप पर ही उबलने लगता है, अतः पहाड़ों पर जल अपने सामान्य क्वथनांक से पहले ही उबलने लगता है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको करवाऊंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका लिखा है कि प्रेशर कुकर से वाष्प बाहर नहीं जा सकती, इस कारण कुकर में जल पर दाब बढ़ जाता है, अतः जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। कुकर में उच्च ताप प्राप्त हो जाने के कारण दाल शीघ्रता से गल जाती है। सामान्य परिस्थितियों में जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि सामान्य परिस्थितियों में जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, आपसे पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जल का क्वथनांक कम हो जाता है, फिर एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा दाब स्थिर रहता है, फिर इसके बाद एक ऑप्शन है कि कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यही आपके 2 एग्जांपल्स यहां पे दिए गए थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। और जहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये बॉइलिंग से, क्वथन से, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहां पे नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है वाष्पन, ठीक है। इवेपोरेशन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं वाष्पन ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वाष्पन की दर द्रव की सतह के क्षेत्रफल, वायुमंडल के ताप तथा वायु में आर्द्रता पर निर्भर करती है। ये वाली लाइन आपको जरूर याद होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो वाष्पन की दर है वो किस पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन ऐसे करके आपको दे दिए जाएंगे, ये आपका लिखा रहेगा। तो वाष्पन की जो दर है द्रव की सतह के क्षेत्रफल, वायुमंडल के ताप तथा वायु में आर्द्रता पर निर्भर करती है। बस इतना ही आपको यहां पे समझना है, इससे ज्यादा यहां पे वाष्पन में कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पे क्या दिया है? ऊर्ध्वपातन दिया है, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। देखिए इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो काफी लंबा है, यानी कल भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट ही पढ़ाऊंगा। फिर जब थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा तब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका लेंथी है, आप लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन लिखा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ऊर्ध्वपातन ये क्या होता है। तो कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज यानी सब्लिमेट तथा यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाता है, या फिर आप बोल सकते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपको याद होनी चाहिए, यही आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही क्या हो जाते हैं? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज यानी सब्लिमेट तथा यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पे नौसादर, कपूर। अब देखिए मैं कपूर की बात करूं, अगर कपूर को आप जलाएंगे तो आप लोग क्या देखते हैं? जब कपूर जलता है तो क्या होता है? ये सीधे ही क्या हो जाता है? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह आप लोगों ने देखा होगा, आपको खुद ही पता होगा। अब यहाँ पे नौसादर भी लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले नौसादर, इसका केमिकल नेम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। क्या होता है मैं आपको लिख के बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। आपसे इसका केमिकल नेम ही पूछा जा सकता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम, ये पूछा ही जा चुका है आप लोगों से कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। फॉर्मूला NH4
Cl होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला किसका मैंने लिखा यहाँ पे, नौसादर का लिखा, NH4Cl होता है। देखिए जो केमिकल नेम होते हैं यानी रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूले, इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक ही वीडियो में मैं आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले और यहाँ पे केमिकल नेम्स बता दूंगा। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, वहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में केमिकल फॉर्मूले आए हुए थे और जो मैंने कराए थे सेम वही आए हुए थे। तो एक बार मैं ये टॉपिक फिर से आपको पढ़ा दूंगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे नौसादर के बारे में बता दिया। देखिए ये एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे जो ऊर्ध्वपातन के बारे में आपको मैंने बताया, ये जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं इनके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ है या फिर ऊर्ध्वपातज है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें नौसादर आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कपूर लिखा हुआ मिल सकता है, आयोडीन। तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना। जो एग्जाम्पल है नौसादर, कपूर, आयोडीन आदि, ये सब यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये आपको लर्न होने बहुत ही जरूरी है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए हैं और जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी ये आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने पहले ही बता दिया कि चैप्टर लेंदी है, बड़ा चैप्टर है, 3 से 4 पार्ट में ये आपका कंप्लीट होगा। अभी कल भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट ही पढ़ाऊंगा क्योंकि थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके थ्योरी पार्ट के बीच में से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।